Hello everyone. Today we are going to discuss recent Supreme Court judgments of January 2021. So let's start with first case. ट्रायल कोर्ट में 6 लोगों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए गए अंडर डिफरेंट ऑफेंसेस सच एज सेक्शन 396 आईपीसी विच इज टॉकिंग अबाउट डेकोइटी विथ मर्डर, सेक्शन 412 जिसमें बात हो रही है कि डेकोइटी से कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो आपने रिसीव की है या डिसऑनेस्टली आप पोजेशन में रख रहे हैं. Then Section 3 of SC/ST Act, which is talking about the punishment for atrocities against SC/ST people, and Section 25 of Arms Act 1959. तो इन सारे प्रोविजंस के अंदर चार्जेस फ्रेम किए गए इन ट्रायल कोर्ट. जो कन्विक्शन आया वो सिर्फ सेक्शन 396 से रिलेटेड आया एंड एक पर्सन को डेथ पेनल्टी और बाकी 5 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया. अब जो ये पर्टिकुलर ऑर्डर है ये चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के सामने. हाई कोर्ट ने 3 लोगों को एक्विट कर दिया और एक की डेथ पेनल्टी और 2 लोगों की जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस जो उन्हें दिया गया था उसे उन्होंने एज इट इज रखा. सो फाइनली दिस पर्टिकुलर ऑर्डर वाज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सेट असाइड किया जिसके अंदर डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, उसे कम्प्लीटली उन्होंने सेट असाइड किया और सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों को भी एक्विट कर दिया. अब यहाँ पर मेन रीज़न क्या था, क्यों उन पर्टिकुलर जो भी कन्विक्टेड थे हाई कोर्ट के सामने उन्हें क्यों एक्विट किया गया, उसका रीज़न था डिस्क्रिपेंसी इन इन्वेस्टिगेशन. जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी थी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं कंडक्ट करवाया था. सो व्हाट वर द मेन लैक्यूनाज विच वर देयर. सो फर्स्ट थिंग वाज प्रोसिक्यूशन विटनेस जो था, जो वहाँ पर मेन विटनेस था, दैट इज़ PW5 उज्जवल जिसका नाम है, ही वॉज चाइल्ड विटनेस. तो उसका जो भी स्टेटमेंट वगैरह जो भी बातें उसने कही थी सोलली आप उस चीज़ पे यू कैन नॉट रिलाई और किसी भी पर्सन को आप कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं. सिर्फ उस चीज़ पे बेस्ड, सिर्फ चाइल्ड विटनेस की स्टेटमेंट पे बेस्ड आप किसी को भी डेथ पेनल्टी अवॉर्ड नहीं कर सकते. सेकेंडली जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह कलेक्ट किए गए थे फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेस, जो डिसीज का घर था वहाँ से जो भी फिंगरप्रिंट लिफ्ट किए गए वो एक्चुअल में प्रॉपर नहीं थे. अब एज़ वी ऑलरेडी नो कि जब भी कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह हमें कलेक्ट करने होते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होती है कि कुछ भी बाहर का एलिमेंट जो है उससे वो चीज़ ख़राब ना हो जाए. एंड फिंगरप्रिंट्स जो थे वो प्रॉपरली लिफ्ट नहीं किए गए थे. देन थर्ड थिंग वाज जो संजय एंड सौरभ जिनको हाई कोर्ट के द्वारा भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, उनके लिए सिर्फ मटेरियल एविडेंस था, वो सिर्फ फिंगरप्रिंट्स के सैंपल ही थे. उसके अलावा कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट एविडेंस या फिर कोई भी स्टेटमेंट उनके सामने नहीं आया था. So it was really insufficient for conviction as well as sentence of those two. And there are different case laws also in which it was decided कि section 396 जो है उसमें conviction नहीं हो सकता because they are only 3 people. अगर accused 5 या 5 से ज़्यादा होंगे तो ही आप उन्हें section 396 के according convict held कर सकते हैं. So we can see that many important principles were given in this particular case by Honorable Supreme Court. नाउ नेक्स्ट केस वी हैव इज राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको आप सेंट्रल विस्टा केस के नाम से भी जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का 3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच अवेलेबल है वहाँ पर एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाने का सोचा. जो डेवलपमेंट है रिलेटिंग टू प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस, उनका ऑफिस, जो सेक्रेटरीट ऑफिस है, फिर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, नई यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं. सो ओवरऑल खूब सारी चीज़ें यहाँ पर लेके आने की बात थी एंड ओवरऑल कॉस्ट जो था फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इट वाज 20,000 crore रुपीज़. सो ये एक प्रोजेक्ट था जो कि गवर्नमेंट लाना चाह रही थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अलाउ किया गवर्नमेंट को. इट हैव जस्ट गिवन द गो हेड ऑर्डर विद इट्स कंस्ट्रक्शन वर्क. नाउ व्हाट वाज द मेन रीज़न कि ये पर्टिकुलर चीज़ सुप्रीम कोर्ट में आई. तो अप्रैल 2020 में PIL वाज लॉन्च्ड इन सुप्रीम कोर्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने मार्च 2020 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके अकॉर्डिंग दे हैव जस्ट चेंज्ड द लैंड यूज विद रिगार्ड टू 86 एकर्स ऑफ लैंड. कुछ वहाँ पर इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए थे अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ मार्च 2020. एंड ये जो PIL है इट वाज लॉन्च्ड आफ्टर जस्ट 1 मंथ, दैट इज अप्रैल 2020. जो यहाँ पर पिटिशनर हैं राजीव सूरी, उनका ये मानना है कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है ये वायोलेट किया गया है. what were the main reasons of violation. फर्स्ट रीज़न व्हाट ही हैव जस्ट प्रोवाइडेड वाज कि सिटीजन्स के पास में आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ है, बट अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिप्राइविंग पीपल ऑफ ओपन एंड ग्रीन स्पेस बाय दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. Secondly, you are also violating the master plan of Delhi 2021.
एंड ऑल्सो जो सेंटर ने नोटिफिकेशन दिया था टू जस्ट गिव ऑल दीज थिंग्स, एक दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने भी एक नोटिस दिया था इन दिसंबर 2019। तो इन सब चीज़ों का वायलेशन हो रहा है एज पर द पर्टिकुलर पिटिशनर। नाउ व्हाट वर द मेन इश्यूज विच वर देयर? तो सबसे पहले मेन इशू जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था, इट वाज कि वाज देयर एनी काइंड ऑफ चेंज ऑफ लैंड यूज, वाज देयर वायलेशन ऑफ म्युनिसिपल लॉज ऑफ दिल्ली, देन ऑल्सो वेदर देयर वाज वायलेशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। सो ये सब चीज़ें जो थी ये कोर्ट के सामने आई, एंड ऑल्सो कोर्ट हैज़ टू फाइंड आउट कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो लीगल है, वैलिड है कि नहीं, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंगली ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ ऑल्सो प्रॉपर और नॉट। नाउ व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैव जस्ट हेल्ड कि जो प्रोजेक्ट है उसको चलाने से पहले हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी उसका अप्रूवल उनको लेना होगा, जो उन्होंने नहीं लिया था। एंड ऑल्सो जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम होने वाला है वहाँ पे स्मोक टावर एज वेल एज एंटी स्मोक गन्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। नाउ वाई वी आर यूजिंग दिस, ताकि जो पॉल्यूशन है उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये सब चीज़ों के साथ जो कोर्ट है उसने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट को ग्रीन सिग्नल दिया। नाउ वी कैन सी कि पीआईएल एज वेल एज सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू काफ़ी सारी चेंजेस जो हैं वो किए जा रहे हैं। कोर्ट जो है एक तरह से उसको एक पब्लिक ट्रस्ट का जरिया माना जाता है कि येस यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू डू समथिंग गुड। सो कोर्ट हैव द पावर कि वो किस तरह से एक मतलब प्रॉपर सिटीजन्स को अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकती है। बट देर आर ऑल्सो सम सेट बाउंड्रीज, कुछ एक पर्टिकुलर बॉर्डर लाइन है विच यू कैन नॉट क्रॉस वाइल यू आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर। और ये जो बाउंड्री है ये एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड करके रखी है। तो अकॉर्डिंगली जितना कोर्ट से हो सकता था उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपना जुरिस्डिक्शन में रहते हुए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल प्रोवाइड किया। सो दिस इज वन ऑफ द लीडिंग केस रिलेटिंग टू आर्टिकल 21। नाउ द नेक्स्ट केस वी हैव इज कीर्ति वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस केस के अंदर दो लोग जो थे, देयर वाज वन स्पाउस एंड उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे ट्रिब्यूनल है उन्होंने एक पर्टिकुलर क्लेम जो है उन डिसीज के जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको प्रोवाइड किया। सो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने अवार्ड किया सम लैक्स ऑफ रुपीज टू बोथ डिसीज्ड। उनके क्लेमेंट्स को ये जो अमाउंट है ये एक्चुअल में दिया गया। बट अपील इसलिए फाइल की गई बिकॉज दे वांटेड द एनहेंस्ड अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, एंड उनको जो है वो मतलब इनएडिक्वेट अमाउंट लगा जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गए। नाउ व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैव हेल्ड कि जो कंसेप्शन मेनली हम लेके चलते हैं कि होम मेकर्स या हाउस मेकर्स या फिर जो हाउस वाइफ्स होती हैं दे आर नॉट वर्किंग और दे आर नॉट एडिंग सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू टू द पर्टिकुलर फैमिली और समथिंग, तो ये एक बहुत ही गलत सोच है। तो उसे चेंज करने के लिए मेनली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और जो होम मेकर्स हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई। सो मेनली वी कैन से कि देर आर टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, दो अलग अलग तरीके होते हैं जिनके अंदर कोर्ट को विक्टिम की नोशनल इनकम फाइंड आउट करनी होती है। फर्स्ट कैटेगरी तो वो जहाँ पे विक्टिम जो है वो एम्प्लॉयड है, लेकिन जो क्लेमेंट्स हैं या फिर विक्टिम के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उस चीज़ को पता नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में उनकी इनकम कितनी है। तो इस चीज़ के लिए कोर्ट क्या कर सकता है, विक्टिम की इनकम को गैस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में खूब सारे एविडेंसेस हो सकते हैं, लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ विच वाज लेड बाय द विक्टिम, किस तरह का जीवन जो है वो जी रहा था। देन उसकी अर्निंग जो है उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई और लोग अगर हैं तो उनकी एक्चुअल में क्या अर्निंग हो रही है। देन विक्टिम की क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। तो इन सब चीज़ों पे बेस्ड कोर्ट जो है नोशनल इनकम पता कर सकता है इन द फर्स्ट कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी में वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द इनकम ऑफ दोज पीपल हु आर एम्प्लॉयड हैं बट एज सच उनकी फिक्स कोई सैलरी स्लिप नहीं है या फिर कोई फिक्स इनकम नहीं है मंथली। तो उस केस में हम इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू इनकम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी कोर्ट के सामने उन लोगों की होती है विच आर नॉन अर्निंग विक्टिम। अब नॉन अर्निंग विक्टिम कौन हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, देन इफ देर इज सम सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट, देन होम मेकर। तो होम मेकर जो है वो भी ऑब्वियसली नॉन अर्निंग विक्टिम की तरह ही लिया जा रहा है। तो वहाँ पे कोर्ट को जब डिटरमाइन करना होगा उसकी इनकम, तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी होगी कि शी इज़ एक्चुअली डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फंक्शंस।
तो सोशल इक्वालिटी उनको प्रोवाइड की जाए, उनकी जो डिग्निटी ऑफ लाइफ दी गई है अंडर आर्टिकल 21 उसको भी एंश्योर किया जाए। इसके लिए नोशनल इनकम को आपको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना होगा एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। सो होम मेकर्स जो हैं उनकी यहाँ पर एक्चुअल में सोशल इक्वालिटी एंड जो डिग्निटी है उनकी लाइफ की उसे यहाँ पर ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। एंड इट हेल्ड कि एक्चुअली होम मेकर्स आर ऑल्सो एडिंग सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू टू द हाउस होल्ड। Now next case we have is chairperson governing body दौलत राम कॉलेज वर्सेस डॉक्टर आशा। इस केस में जो मेन लड़ाई है वो है पावर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है या फिर जो गवर्निंग बॉडी है कॉलेज की उसके बीच में ये एक पर्टिकुलर इश्यू अराइज होता है। मिस आशा जो हैं उनको वार्डन अपॉइंट किया जाता है इस कॉलेज का एंड उनको बोला गया कि आप इस दिन पर्टिकुलरली अपना चार्ज जो है उसको ले सकते हैं। बट गवर्निंग बॉडी जो है उन्होंने पता किया कि ऑलरेडी कोई वार्डन इस पोस्ट पे अपॉइंटेड है जो कि जिनका रिटायरमेंट जो है वो बाद में होने वाला है। सो अ शो कॉज नोटिस वाज गिवन टू मिस आशा कि जो इलीगल और एक विलफुली अटेम्प्टेड जो भी ऑक्यूपाई करना चाह रही हैं वो ये उसके खिलाफ उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया। देन प्रिंसिपल का उन्हें लेटर मिला कि यू कैन जस्ट ज्वाइन द पर्टिकुलर कॉलेज एट द पोस्ट ऑफ वार्डन एंड आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकती हैं फॉर 2 years। तो गवर्निंग बॉडी और प्रिंसिपल का लेटर मेन मुद्दा जो था ये इन दोनों के बीच में था। अब दिल्ली हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने जब इस चीज़ से रिलेटेड फैसला दिया तो उन्होंने बोला कि उसका अपॉइंटमेंट प्रॉपर नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो कॉलेज के हैं वो सब चीज़ें एक्चुअल में किसको देखनी होंगी, गवर्निंग बॉडी को, ना कि प्रिंसिपल को। अपील में भी सेम चीज़ बोली गई डिवीजन बेंच द्वारा हाई कोर्ट की एंड दे हैव सेड कि प्रिंसिपल जो हैं दे कैन जस्ट इनवाइट द एप्लीकेशंस फॉर द सेम, बट एक्चुअल में अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन है वो गवर्निंग बॉडी का ही रहेगा। सो फाइनली दिस पर्टिकुलर थिंग वेंट टू सुप्रीम कोर्ट जहां पर मेन इश्यूज क्या थे कि प्रिंसिपल या गवर्निंग बॉडी किसके पास में एक्चुअल में राइट है टू अपॉइंट द वार्डन एंड सेकेंडली व्हाट इज द प्रॉपर प्रोसीजर, क्योंकि ये चीज़ें कहीं भी उनके रूल्स रेगुलेशंस में मेंशन नहीं थी। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी पता करना चाहा कि व्हाट इज द मेन प्रोसीजर फॉर द सेम। नाउ व्हाट वाज हेल्ड कि गवर्निंग बॉडी ऑफ कॉलेज जो है इट इज एम्पावर्ड टू जस्ट अपॉइंट एनी पर्टिकुलर पर्सन। तो इवन इफ प्रिंसिपल जो है वो ओवरऑल अपने पर्टिकुलर स्टाफ को जानता है, ऑल्सो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के जो भी इंटरनल अफेयर्स होते हैं ही इज़ वेल अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ही कैन रिकमेंड फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट। किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो बोल सकता है कि हाँ इसे आप यहाँ पर अपॉइंट कीजिए और उसकी बात में वजन होगा, बट स्टिल ही इज़ नॉट हैविंग एनी राइट टू अपॉइंट एनी पर्सन डायरेक्टली। तो गवर्निंग बॉडी जो है उसे बोला गया कि आप फ्रेशली इस चीज़ को इनिशिएट कीजिए, पूरा प्रोसेस जो है वो आपको फिर से यहाँ पर कंडक्ट करवाना होगा। सो दैट वाज हेल्ड। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, इसके लिए कोर्ट ने बोला कि जब भी हॉस्टल वार्डन अपॉइंट किए जाने हैं तो उसके लिए एक तो आपको परमानेंट स्टाफ जो है कॉलेज का उसी में से किसी पर्सन को अपॉइंट करना होगा। देन इस चीज़ से रिलेटेड एप्लीकेशंस जो हैं, एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन, इसके लिए एक्चुअल में नोटिस जो है वो प्रिंसिपल ही देने वाला है एंड रिकमेंडेशन जो भी रहेंगी प्रिंसिपल की उनको आपको ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन देना होगा। So all these things should be taken care of while you are following the procedure for appointment of hostel warden. Now in the next case, facts you can already see from the slides. ये केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है जिसके अंदर ट्रायल कोर्ट ने बोला कि कंपनी जो है उसने एक तरह का ब्रीच कमिट किया है और उन्हें जो है कॉम्पेंसेशन या डैमेजेस जो है वो अवार्ड किए जाएं। हाई कोर्ट ने भी अपील को डिसमिस कर दिया और सेम चीज़ पे रिलाई किया जो कि ट्रायल कोर्ट ने बोला था। बट अपेक्स कोर्ट जो है उन्होंने देखा कि यहाँ पर मेन इश्यू क्या अराइज हो रहा है कि जो कंडीशनल ऑफर यहाँ पर रखा गया है वो एक्चुअल में प्रॉपर है कि नहीं है। यहाँ पर मेन चीज़ ध्यान में ये रखी गई कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट का, जो मेन प्रिंसिपल है कि ऑफर या एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होने चाहिए, वहाँ पर किसी तरह की आप कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कंडीशन इम्पोज की गई है और सामने से अगर उस चीज़ से रिलेटेड कोई कंसेंट नहीं दी है सो इट मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंक्लूडेड। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये बोला कि जो कंडीशनल ऑफर है उसका एक्सेप्टेंस जो है वो अगर फर्दर कंडीशन आप यहाँ पर इम्पोज कर रहे हैं तो वो कंक्लूडेड नहीं माना जाएगा। अगर आप 100% किसी चीज़ पे रिलाई करते हैं, अगर 100% कंडीशंस को मान रहे हैं तो ही वो पर्टिकुलर जो कंडीशन वगैरह रहेंगी वहाँ पर वो कंक्लूड कर पाएंगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट है।
अगर वहाँ पर सामने से कोई आपके पास में कंडीशन आ रही है एंड इफ़ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस, तो फिर इस पर्टिकुलर केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ था और इस वजह से यहाँ पर कॉम्पेंसेशन वगैरह या फिर डैमेजेस वगैरह देने की बात अराइज नहीं होती। सो यू कैन जस्ट रीड द होल जजमेंट एंड ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड ओनली। नाउ इन द नेक्स्ट केस सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने क्या किया, अपहेल्ड किया अगेन, उन्होंने सॉरी सेट असाइड किया जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था दो लोगों को विच वाज रिलेटिंग टू असॉल्ट। तो ट्रायल कोर्ट के अंदर मेनली जो चार्जेस थे वो फ्रेम किए गए सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, यानी कि मर्डर के लिए चार्जेस फ्रेम किए गए अगेंस्ट टू पीपल। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को सेट असाइड किया और सेक्शन 324 जो है आईपीसी का विच इज़ टॉकिंग अबाउट हर्ट और विद द हेल्प ऑफ डेंजरस वेपन इफ यू आर कॉजिंग दिस थिंग, तो उसके लिए उन्होंने पनिश किया और 3 इयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो है वो यहाँ पर इम्पोज किया गया ऑन बोथ द पीपल। नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव इज दिल्ली जल बोर्ड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस अगेन विच इज डीलिंग विद आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज एनवायरमेंटल लॉज। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया, यानी कि खुद से ही एक नोटिस दिया जो यमुना के अंदर जो भी पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है उससे रिलेटेड। कई जगहों पे ये नोटिस दिया गया, जैसे कि सेंटर को, 5 अलग-अलग राज्यों को, सेक्रेटरी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है उसको, देन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड सेक्रेटरी, देन द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एट सेंट्रल लेवल व्हिच इज एस्टेब्लिश्ड। तो इन सबको नोटिस दिया एंड सीपीसीबी यानी कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उससे पूछा गया कि कौन-कौन सी म्युनिसिपैलिटीज़ ऐसी हैं जो कि यमुना के अंदर एक्चुअल में डायरेक्टली जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट कर रही हैं, जिनका सीवेज का फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है। सो एज़ पर द प्रायोरिटी, एज़ पर द पॉल्यूशन व्हिच दे आर जस्ट कॉज़िंग फॉर दैट द नोटिस वाज़ गिवन एंड इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट जो है वो माँगी गई। अब एज़ वी ऑलरेडी नो कि जो फ्रेश वाटर है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा दिन-दिन बढ़ती जा रही है ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड मॉडर्न लिविंग पैटर्न्स आर देयर। Then there are many human activities because of which the pollution is being caused. So and industrialization is also one of the very important reason for the same. So just to provide fresh water, this kind of guidelines were provided and notice जो था वो actual में दिया गया। And mainly if we are not having fresh water then in that case human health is harmed and also जो aquatic life है, जो पानी में जीव जंतु रह रहे हैं उनके लिए भी ये harmful है। So article 21 जो है which is dealing with right to life, it includes in itself right to clean environment and pollution free water. So for this we have this latest judgment. नाउ नेक्स्ट केस वी हैव इज मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो थी वो चैलेंज की गई थी एंड इट वाज अपहेल्ड। सेक्शन 3, 4 एंड 10 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2020, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था इन सेक्शंस की एंड इट वाज अपहेल्ड। सो व्हाट कोर्ट हैव सेड कि वी कैन यू कैन जस्ट मेक द रिट्रोस्पेक्टिव लॉज आल्सो, you can just take away the wasted rights which are already given. So all these things were given in this particular case. Now next case we have is Miss X versus the state of Jharkhand and others. In this case, rape victim was having 3 children, out of whom 2 were minor. एंड एज वी नो कि झारखंड के अंदर एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स इज़ फ्री, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो माइनर चिल्ड्रन हैं दे शुड बी प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन। रांची में कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू आप उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो जो हाउसिंग अकोमोडेशन है उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने को सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस हमने मेंशन किया है निपुण सक्सेना का, उसमें इस केस पे रिलाई करते हुए कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था अकॉर्डिंग टू विच जो भी रेप विक्टिम्स होते हैं, एज वी ऑलरेडी नो कि उनको काफ़ी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। देयर इज़ नो सोशल इक्वालिटी विद दीज पीपल, दे फेस डिफिकल्टी इन जस्ट फाइंडिंग जॉब, दे आर नॉट एबल टू गेट मैरिड, और भी कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं, दे आर नॉट लीडिंग विद द नॉर्मल लाइफ। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो सुप्रीम कोर्ट ने है उनके हक में फैसला देते हुए ये बोला कि उनके 2 माइनर जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, एज वेल एज जो हाउसिंग अकोमोडेशन है वो भी उन्हें प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स वर हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। सो यू कैन मेंशन दिस इन एज वेल कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इन आईपीसी के जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड जो भी सेक्शंस हैं उनके अंदर आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।